तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का, ठोस की अवस्थाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे पदार्थ से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमने सबसे पहले हेडिंग डाली है पदार्थ। ठीक है, तो देख लेते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ तो बच्चों आपको बस एक काम करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं सारी चीज़ आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ, इसमें सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बस आपको थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से देखना है पदार्थ। सबसे पहले हेडिंग डालनी है हमने को पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, हर वह वस्तु जैसे कोई भी स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब अपने को देखना है कि पदार्थ की अवस्था। अपने देख लिया कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं सारा कुछ आपको बिल्कुल समझा के चलने वाला हूँ। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं। ठीक है, 5 पर मुख्य रूप से 3 होती हैं और अपने को 3 के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, जैसे कि आपको कहीं पर ऑप्शन में मिलता है कि मतलब क्वेश्चन मिलता है पदार्थ की अवस्था है, और वहाँ पे ऑप्शन में आपको 5 भी मिलता है और 3 भी मिलता है, तो वहाँ पे आपको 5 पर राइट करना है। ठीक है, वैसे आपको अपने को इस टाइम पर 3 अवस्था पढ़नी है, जो कि ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3, जैसे कि आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ठोस। ठोस का जो आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वो कैसे निश्चित होते हैं? जैसे कि आप पेन देख सकते हैं, पेन एक ठोस है, इसका जो आयतन है वो भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसका आयतन या फिर आकार कुछ और है और इस साइड में रख देंगे तो इसका आकार चेंज हो जाएगा। तो इसका जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं द्रव की। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित कैसे होता है? जैसे कि आपके पास 1 लीटर दूध है, वो आपने किसी गिलास में कर रखा है, मान लो गिलास में कर रखा है, उससे आप किसी एक बाल्टी में कर देते हैं तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, उसका जो आकार है वो चेंज हो जाएगा, पर उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे होता है? तो बच्चों आयतन निश्चित ऐसे होता है, जैसे आपका 1 लीटर दूध है, अगर आप उसको बाल्टी में करें या फिर बोतल में करें, किसी भी चीज़ में करें, वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाल्टी में करने पर आधा लीटर हो जाएगा और बोतल में करने पर 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं गैस की। गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि आकार और आयतन अनिश्चित ही होते हैं गैस के। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आपने एक डिब्बी ले रखी है, उसमें आपने धूपबत्ती का जो धुआं होता है, ठीक है, धूपबत्ती का धुएं को बंद कर रखा है, तो वो डिब्बी के आकार का है। ठीक है, अगर उसको आप खोल देंगे तो कमरे में अगर ऐसे खोलेंगे तो वो एक कमरे के आकार का हो जाएगा और जहाँ तक वो जा सकता है सारे में फैल जाएगा। तो इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ये क्या होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल वो होता है जिसके द्वारा अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। जिस बल से वो चिपकते हैं, एक जगह रहते हैं अणु, उसे आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो जो ठोस है, ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। जैसे कि इसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, जो ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है आणविक आकर्षण बल, जिसके कि अणु एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जैसे कि आप ये पेन देख सकते हैं, इसके मैं किसी भी अणु को हटा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं द्रव की। तो द्रव में जो इससे आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है और इसके जो अणु कुछ दूरी पर होते हैं, थोड़ी दूरी पर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद गैस। तो गैस में के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बहुत ही कम होता है, यानी कि सबसे कम होता है तीनों में। तो इसके जो अणु हैं, एक इस साइड में होगा तो दूसरा इस साइड में होगा, इसके अणु कुछ दूरी पे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब बात कर लेते हैं ठोस की अवस्थाएं। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर देख लिया कि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, और उन्होंने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली और पदार्थ के बारे में पढ़ लिया पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों अपन इसमें देख लेते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल हो। आकर्षण बल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठोस के अंदर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो इसलिए जिसके अंदर
इस पदार्थ की व्यवस्था जिसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक हो तथा उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित हों। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो आकार और आयतन दोनों निश्चित हों, ठीक है, तो वो है ठोस अवस्था कहते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम अगला वाला पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर क्यों होते हैं? अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, यानी कि जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है, जिसकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है ठोस के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है अपना, ठोस के आयतन निश्चित क्यों होता है? उसका जो आयतन है वो निश्चित क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका जो आयतन है वो भी निश्चित होता है, पर आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि अणुओं और वह परमाणुओं के मध्य प्रबल बल आकर्षण होता है। इसका भी जो आंसर है दोनों का सेम है, यानी कि इनके जो ठोस है उनके अंदर मतलब जो उनके अंदर परमाणु और अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, यानी कि अधिक होता है, ठीक है। तो हम इसके आगे देख लेते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं ठोस का प्रमुख गुण। ठोस के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, ठोस के प्रमुख गुण। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, पहला है अपना आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिसकी मैंने आपको पीछे बता दिया है आकार और आयतन कैसे निश्चित होते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि आकार और आयतन कैसे निश्चित होते हैं, मैंने आपको पीछे अच्छे तरीके से समझा दिया। और दूसरी बात, अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव व गैस की अपेक्षाकृत प्रबल होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया था कि जो ठोस है उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल है वो अधिक होता है द्रव व गैस की अपेक्षा, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट अपन देख लेते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं। तो ये असंपीड्य क्या होता है? जैसे कि मैं इस पेन को दबाता हूँ तो ये पेन नहीं दबेगी, जो पदार्थ दब जाते हैं वो संपीड्य होते हैं। ये एक ठोस है, नहीं दब रहा है तो ये एक ठोस असंपीड्य होते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं, जो कि दब जाते हैं वो संपीड्य होते हैं, ठीक है, पर ठोस नहीं दबते इसलिए ये असंपीड्य होते हैं, ठीक है। और नंबर 4, विसरण गुण द्रव व गैस की अपेक्षाकृत नगण्य होता है। तो जैसे कि आपको बताया कि विसरण गुण द्रव तथा गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों अपन 5 पॉइंट देख लेते हैं, 5वां नंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं, पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव व गैस अवस्था से काफ़ी अधिक होता है। जो कि अपनी द्रव है और गैस है उसकी अवस्था की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि द्रव व गैस की अपेक्षा ठोस में ज़्यादा घनत्व होता है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देख लेते हैं। अपनों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? अपनों ने पढ़ा पदार्थ क्या होता है ये अपनों ने पढ़ लिया। उसके बाद अपनों ने देखा कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठीक है, ठोस द्रव गैस। अपनों ने ठोस के यहाँ पर प्रमुख गुण भी देख लिए हैं। उसके बाद अपन देख लेते हैं ठोस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ठोस के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? तो अपन ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ठोस कैसे होते हैं। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अपन आगे देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करना है? ठोस का वर्गीकरण करना है, ठीक है, ठोस का वर्गीकरण करना है। ठोस का वर्गीकरण किस आधार पर करने वाले हैं वो आप लोग को यहाँ पर देखना है, ठीक है। ठोसों के अंदर आणविक कणों के व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो उसके अंदर आणविक कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ठोसों के अंतर आणविक कणों के व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके जो अंदर कण होते हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित कैसे होते हैं उसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा के समझा दूंगा, ठीक है। बस पहले अपन पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इसका अक्रिस्टलीय का भी देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अक्रिस्टलीय ठोस के जो अणु हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित कैसे नहीं होते उसका मैं भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर अपन क्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित देख सकते हैं अपन यहाँ पर
जैसे बिल्कुल एकदम दूसरे से मिले हुए हैं और लाइन में बने हुए हैं, यानी कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एक निश्चित क्रम बना हुआ है, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन एकदम निश्चित क्रम में है। और अपने अक्रिस्टलीय की देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। इसमें देख सकते हैं इसमें कोई भी क्रम नहीं है, कोई भी कहीं भी गधे घोड़े की समान आ सकता है, ठीक है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। इस बात को अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि एक लाइनों में बने हुए हैं और एक क्रम के अनुसार है, तो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट अपना हो जाता है दूसरे नंबर का, दीर्घप्रासी होते हैं। दीर्घप्रासी क्या होते हैं? ये एक लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, ठीक है, जो कि लंबे समय तक चल पाएंगे, ठीक है। तो अपन दूसरा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है अपना कि दीर्घप्रासी होते हैं, यानी कि एक लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। और ये एक लघुप्रासी होते हैं, जो कि कम समय में चलने वाले होते हैं, कम समय तक चलने वाले होते हैं। तो अपन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घप्रासी होते हैं, यानी दीर्घप्रासी कैसे होते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे दीर्घप्रासी होते हैं, इसका मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ दीर्घप्रासी कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखना है दीर्घप्रासी, यानी कि दीर्घप्रासी अपन मान सकते हैं, अगर जैसे मिस्त्री अपना घर बनाते हैं तो वो जो उसकी दीवार को बनाते हैं बिल्कुल एकदम उसमें ईंटें जो लगाते हैं बराबर और ऊपर नीचे एकदम ही लगाते हैं, कि ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगा देते, ठीक है। तो वो एक लंबे समय तक चलने वाली है। अगर मिस्त्री क्या करेंगे कि एक ईंट यहाँ पर लगा दी और एक ईंट यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और एक ऊपर और एक नीचे ऐसे उल्टी सीधी ईंटें यहाँ पर लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी दीवार जल्दी गिर जाएगी, क्योंकि लघुप्रासी होते हैं, यानी कि लंबे समय तक नहीं चलेगी। और ये दीर्घप्रासी यानी कि लंबे समय तक चलेगी अगर सही तरीके से बनी हुई होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं NaCl, Na2SO4 चीनी आदि, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको इन सब के एग्जाम्पल भी बता दिए। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी जैसे ये दीर्घप्रासी होते हैं, लघुप्रासी कौन से होते हैं, ये टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा ध्यान रहेगा और आपको काफ़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप इसको नोट करते चले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपन अब इससे अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके बाद अपन देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखने वाले हैं। इधर अपन गुण देखेंगे और इधर क्रिस्टलीय ठोस और इधर अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो सबसे पहला गुण देख लेते हैं आकार, यानी कि इसका आकार कैसा होता है। तो आकार के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं निश्चित ज्यामिति या क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ज्यामिति क्या होती है? यानी कि क्रम होता है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और ये एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल आपको पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। तो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये आपको पहले ही एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ठीक है। एकदम लाइन बाई लाइन बने हुए हैं एकदम क्रम से, तो एक निश्चित होते हैं और ये अनिश्चित होते हैं। एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, यानी कि अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इससे समझ सकते हैं। अपन अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो अगला पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है गलनांक, ठीक है। इसका गलनांक एक निश्चित होता है, जैसे कि इसका क्रिस्टलीय ठोस कि 50 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर मतलब कुछ भी एक निश्चित पॉइंट होता है, ठीक है। एक निश्चित पॉइंट होता है, वहाँ पे जाकर इसका गलनांक होता है। पर इसमें अपन देख सकते हैं गलनांक अनिश्चित होता है, गलनांक निश्चित नहीं होता, यानी कि गलनांक अनिश्चित होता है। पता नहीं यहाँ पर इसका गलनांक क्या है, ठीक है। इसका गलनांक एक निश्चित होता है, पता है कि इतने पर इसका गलनांक होता है, ठीक है। एक निश्चित गलनांक होता है, इसका एक निश्चित गलनांक नहीं होता। तो इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। उससे अगला पॉइंट अपन देख लेते हैं विदलन। विदलन गुण, विदलन गुण क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ को काटना, ठीक है। अगर चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है, किसी चीज़ को चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है, तो वो एक क्रिस्टलीय ठोस है। इस पर आप ध्यान देंगे कि चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है। जैसे कि अपन पनीर होता है, पनीर को आप काटेंगे एकदम चिकनी सपाट सतह प्राप्त होगी, यानी कि वो एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस है, चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है, वो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। और इसकी अपन देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप देखते हैं चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होती,
चाकू से काटने पर, इसको आप ध्यान देंगे, चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होती। यानी कि अपन जैसे एक रेज़र या फिर रबड़ को एक चाकू से काटेंगे तो उस पर आपको चिकनी सतह नहीं मिलेगी, एकदम मतलब कि खुरदरी सतह प्राप्त होगी। यानी कि चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होती है, यानी कि एक खुरदरी सतह प्राप्त होती है। तो उससे अगला पॉइंट अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे अगला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है तो वो एक क्रिस्टलीय है, अगर चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होती है तो वो एक अक्रिस्टलीय है। उसके बाद अपन अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अपना अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट अपना है गलनांक ऊष्मा, ठीक है, नहीं गलन ऊष्मा। तो गलन ऊष्मा एक निश्चित होती है, जैसे कि हमने पहला पॉइंट दिखाया था कि इसका गलनांक भी निश्चित होता है, तो उसी प्रकार से इसकी गलन ऊष्मा भी एक निश्चित होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इसका गलनांक निश्चित होता है उसी प्रकार से इसकी गलन ऊष्मा भी निश्चित होती है। इसको आप समझ सकते हैं कि इसकी जो गलन ऊष्मा है वो एक निश्चित होती है, ठीक है। तो अपन अनिश्चित में देखेंगे कि गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती, यानी कि इसकी गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है और इसकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। क्रिस्टलीय की गलन ऊष्मा निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इससे आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं, ठीक है। इससे अब अपन अगला पॉइंट देखेंगे। इस पॉइंट को तो आप समझ ही गए होंगे। अगला पॉइंट अपना देशिकता। देशिकता विषम देशिक होती है क्रिस्टलीय में, और अक्रिस्टलीय में समदेशिक होती है। समदेशिक और विषम देशिक क्या है, इसको मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊँगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विषम देशिक कैसे होते हैं और ये समदेशिक कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अपन इससे देख सकते हैं, जैसे क्रिस्टलेट हाउस। तो क्रिस्टलेट हाउस में है देशिकता विषम देशिक होती है। विषम देशिक कैसे होती है, अगर मैं इसमें एक बार इस तरीके से निकलता हूँ, ठीक है, और एक बार इधर से ऐसे निकलता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं जब इधर से निकला तो मेरे को यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, 40, 50 मेरे को अलग अलग यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर मेरे को सेम देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कहीं पर 10, कहीं पर 20, कहीं पर 40, कहीं पर कुछ पर यहाँ पर क्या देखने को मिला मेरे को कम ज़्यादा है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर मुझे जब मैं इधर से गया तो यहाँ पर मुझे प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता यहाँ पर सेम देखने को नहीं मिली, यहाँ पर अलग अलग देखने को मिली, ठीक है। प्रतिरोध भी अलग मिला और अपवर्तनांक और चालकता तीनों यहाँ पर कहीं पर 10, कहीं पर 40, कहीं पर 10, 20, 30 इस तरीके से देखने को मिली। इसलिए ये क्रिस्टलेट हाउस विषम देशिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से निकला अक्रिस्टलेट हाउस में तो यहाँ पर मेरे को क्या मिला, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, सब कुछ सेम देखने को मिला। प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता, प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता यहाँ पर सेम देखने को मिली, इसलिए ये समदेशिक होते हैं, ठीक है। इसलिए समदेशिक होते हैं, इसलिए ये विषमदेशिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता मेरे को सेम देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देशिकता विषम देशिक क्यों होती है। विषम देशिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता सेम नहीं मिली, यहाँ पर अलग अलग मिली, ठीक है। और अक्रिस्टलीय में मेरे को सेम मिली, ठीक है। विषम देशिक जो था एकदम सेम मिली, यहाँ पर भी 10 मतलब कि 10 मिली तो 10 ही और 20 मिली तो 20 ही, सब कुछ सेम मिली, इसलिए ये समदेशिक होते हैं। और यहाँ पर मेरे को प्रतिरोध, अपवर्तनांक, चालकता सब सेम नहीं मिली, इसलिए विषम देशिक होते हैं। इसको आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। तो अगला पॉइंट अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपना हो जाता है प्रकृति। प्रकृति क्या है, यहाँ पर ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। तो वास्तविक ठोस होते हैं क्रिस्टलेट ठोस जो होते हैं, और अक्रिस्टलेट ठोस एक आभासी ठोस होते हैं, यानी कि ऐसी बेकारे ठोस होते हैं। अक्रिस्टलेट ठोस जो होते हैं जो आभासी होते हैं, बस बढ़िया नहीं होते क्रिस्टलेट ठोस की अपेक्षा, ठीक है। अक्रिस्टलेट ठोस आभासी होते हैं और क्रिस्टलेट ठोस जो होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं, ठीक है। अब अपना एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, तो लास्ट पॉइंट को भी अपन समझ लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो होता है, लास्ट पॉइंट अपना क्या होता है, तो लास्ट पॉइंट अपना है परास, ठीक है। तो अपन परास को देख लेते हैं। परास है अपना लास्ट पॉइंट। ये दीर्घप्रासी होते हैं, जो क्रिस्टलेट ठोस है वो दीर्घप्रासी होते हैं और अक्रिस्टलेट जो है वो लघुप्रासी होते हैं, ठीक है। तो दीर्घप्रासी क्या होते हैं और लघुप्रासी क्या होते हैं, इसको मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं दोबारा से समझा देता हूँ
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक दीवार वाला एग्जांपल बताया था, अगर दीवार को अपन एक सीधी नहीं बनाएंगे, उसको टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे ईंट लगाएंगे, तो वो दीवार ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, वो एक लघुप्रासी होते हैं यानी कि, ठीक है। और जो अपन सही तरीके से बनाएंगे तो वो दीर्घप्रासी होगी यानी कि लंबी समय तक चलेगी। तो यहाँ पर अपन एक कांच का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कांच होता है, तो कांच होता है, कांच क्या करता है, अगर कांच कुछ समय बाद, जैसे अब बिल्डिंग में बड़े बड़े कांच लगे होते हैं, तो वो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है, ठीक है। ऊपर से पतला नीचे से मोटा होता है। ऐसा नहीं एक दिन 2 दिन या फिर 10 साल में 20 साल में ऐसा देखने को मिलता है, पर 100 साल 200 साल बाद ऐसा देखने को मिलता है, या फिर 50 साल। उसमें कुछ भी एक निश्चित नहीं होता कि ऊपर से कांच, ऊपर की अपेक्षा कांच नीचे की साइड से मोटा हो जाता है, यानी कि ऊपर के जो अणु होते हैं उसके वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो वो एक लघुप्रासी होता है, यानी कि लघुप्रासी होता है, लंबे समय तक नहीं चलने वाला होता जो कांच होता है, ठीक है। यानी कि एक्रिस्टलेट होस होता है। तो इस तरीके से जो क्रिस्टलेट होस होते हैं वो दीर्घप्रासी होते हैं और एक्रिस्टलेट होस लघुप्रासी होते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं, यहाँ पे अपनों ने क्या करा, क्रिस्टलेट होस और एक्रिस्टलेट होस में अंतर करा, ठीक है। सबसे पहले अपनों ने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, और फिर उसके बारे में पढ़ा ठोस क्या है, ठोस के जो मुख्य गुण है, मुख्य गुण के बारे में पढ़ा, ठोस का वर्गीकरण करा, ठोस का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं वो देखा। जब उन्होंने ठोस का वर्गीकरण करा तो क्रिस्टलेट होस और एक्रिस्टलेट होस मिला, ठीक है। फिर क्रिस्टलेट होस और एक्रिस्टलेट होस पे अंतर करा, ठीक है। आज की वीडियो में अपना इतना ही करा। जो इससे अगली वीडियो है उसमें अपन इस चैप्टर के जो अगले पॉइंट बचे हुए हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट जो भी आपको समझ में आया हो, अच्छा समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, ठीक है। और जो इससे अगले पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, बस इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लें और इस सब पॉइंट को समझ लें और अगली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।